प्रिया एंड प्रतीक्षा आई थिंक सो, कि लड़कियों की शादी करके ही क्यों जाना है, क्यों लड़कियां मतलब घर जवाई बन के क्यों नहीं रह सकते। और लड़कियां जब कमाती है तो उनसे हम पैसे क्यों नहीं ले सकते हैं, लड़के कमाते हैं तो उनसे पैसे ले सकते हैं, ऐसा कहा कि ऐसे कानून क्यों बने हैं। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल उन्होंने क्वेश्चन किया और मुझे भी अच्छा लगा कि जब सामने से ऐसे कोई क्वेश्चन करते हैं तब हमें रास्ते भी मिलते हैं डिस्कशन के लिए। हमारा हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, मगर आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट वहां होता है कि हम अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, सत्य को जानने की नहीं कोशिश करते हैं, मगर सही मैं ही सही हूँ जब ये साबित करने की कोशिश करते हैं तो आर्ग्यूमेंट हो जाता है। क्योंकि इस दुनिया में गलत तो कोई चीज है ही नहीं। सभी लोग अपनी अपनी जगह पे सही होते हैं, क्योंकि वो उनका देखने का दृष्टिकोण है। मगर सत्य क्या है, हाँ, सच्चाई क्या है, उसकी डेप्थ में जाने का नाम डिस्कशन है। तो ऐसे ही और भी जिनके भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं कि मैं दीदी के सामने बोलूंगी तो क्या ये उद्दंडता होगी, रिस्पेक्ट होगा, या दीदी का रिस्पेक्ट नहीं रहेगा ऐसा दिखेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मन में लाना नहीं भाव। मैं तो खुद चाहती हूँ कि आप लोग सब ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए ताकि मन के सारे मैल धुल जाए, मन के अंदर जितने भी वहम है, जितने भी हमारे क्वेश्चन चलते हैं, हम सॉल्व नहीं करेंगे। बाबा हमें हेल्प नहीं करेगा सॉल्व करने के लिए, तो कौन करेगा। तो आई एम वेरी हैप्पी। और आज वो सेशन से ही स्टार्ट करते हैं, उसी रिश्ते से लेकर स्टार्ट करते हैं कि किस तरह ये रिश्ता बना है, क्यों औरत ही, हाँ, एक फीमेल को ही पराये घर जाना होता है, दूसरे घर जाना होता है शादी करके। और ये सिर्फ अपने इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में, है ना, ये कानून है। कानून बोलो कायदा है। तो ये कायदा कैसे बना, किसी के भी हाँ, अपने पूर्वज क्या बोलते हैं उसको, माइथोलॉजी देख लो या शास्त्र देख लो, कोई के भी, उसमें हर एक इसमें यही बताया है। शादी करके एक लड़की ही विदा होती है ना। ये कुदरती कानून बनाया है बैलेंस करने के लिए। हाँ, कुदरती कानून बना हुआ है बैलेंस करने के लिए। क्या बैलेंस करना है, रिश्तों को बैलेंस करना। इसके लिए एक औरत को जननी बोला गया है, क्रिएटर बोला है। क्यों, क्योंकि उसमें इतनी क्षमता है, इतनी उसमें ताकत है कि उसको कहीं पे भी रख दो, कहीं पे भी उसको खड़ा कर दो, वो वहां पर अपनी दुनिया क्रिएट कर सकती है। वो कभी हताश नहीं होती, कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती, अपनी छत्र छाया में वो सभी को पालने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि परमात्मा के बाद में अगर किसी का वजूद अगर रखा है जननी के रूप में, क्रिएटर के रूप में, तो वो एक औरत है। और यही वजह है कि एक औरत की ही इतनी क्षमता, इतनी हिम्मत, इतनी ये होने की वजह से ये कुदरती कानून है कि उसको विदाई करना पड़ता है बैलेंस करने के लिए। उसमें इतनी क्षमता दी गई है बिकॉज वो कहीं पे भी जाके दुनिया क्रिएट करेगी। इसीलिए कहा गया हर एक की, जितने भी रिलीजन उठा लो, जितनी भी जगह का ये देख लो, तो कहा गया है एक औरत के हाथ में है घर को स्वर्ग बनाना या घर को नरक बनाना। ठीक है, क्लियर है कि क्यों औरत को ही विदा करना पड़ता है। एक और आप लोगों को क्लैरिटी देती हूँ। अपने हिंदू शादियों में, आई डोंट नो अदर दूसरी शादियों में भी ये यूज करते हैं कि नहीं, मैं हिंदू की शादी जो होती है उसमें चावल जो होती है ना, राइस, उसको अक्षता के रूप में ना, जब शादी होती है वरमाला डालते हैं तो अक्षता के रूप में वो ना उनके ऊपर चढ़ाए जाते हैं, दूल्हा दुल्हन के ऊपर, स्पेशली दुल्हन के ऊपर। क्यों चावल को ही चढ़ावा दिया जाता है, मान दिया जाता है उस दिन,
किसी को उसके पीछे वजह पता है राइस का? ये है राइस का उसके पीछे वजह। अगर आप लोगों को राइस कैसे ग्रो होता है अगर उसके बारे में मालूम होगा ना तो इसकी इम्पोर्टेंस पता रहेगी। राइस जो होता है ना कैसे उगता है, पहले कीचड़ में राइस को ऐसे ही, हाँ, बीजे जो राइस होती है वो ऐसे ही उसको जमीन में डाल देते हैं। जब बहुत बारिश आती है पूरा कीचड़ हो जाता है उस वक्त, फिर जब उसमें से फ्रॉक्स आने लग जाते हैं बाहर, और थोड़े जैसे बड़े हो जाते हैं, समझ लो 1 फीट इतने बड़े हो जाते हैं, फिर उसको एक जगह से उठा कर निकाल कर दूसरी जमीन पर दूसरी जगह पर उसको वापिस से एक लाइन में मर्यादा में मतलब एक लाइन में उसको शो किया जाता है, मतलब प्लांट किया जाता है ना, फिर से उसको लगाया जाता है, मतलब एक जमीन से निकाल के दूसरे जमीन पे उसको लगाया जाता है। तो ये एक तरह का कुदरती हम्म, इशारा भी है कि जैसे एक औरत जो होती है, एक लड़की जो होती है, जिस घर में जन्म लेती है वो अपने मन के हिसाब से वहां पे जी सकती है जैसे भी है। एकदम जैसे उसका खुद का घर, उसके माँ बाप वगैरह, मैं जैसे ही उसकी शादी होती है उसकी जमीन बदल जाती है, घर बदल जाता है, तो उसको एक लाइन में तो जैसे चावल को लगाते हैं ना वैसे ही औरत का जीवन मर्यादा में आ जाता है? जहाँ ये फ्रीडम रहता है, एक माँ बाप के घर में जिस तरह का उसको फ्रीडम रहता है, वो शादी के बाद में ना एक मर्यादा की लकीर आ जाती है एक औरत को, बहू के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, ना उस घर की क्रिएटर के रूप में। इसके लिए वो मर्यादाओं का, तो वो चावल जो है एक लाइन में उसको प्लांट किया जाता है। और ये सिग्निफिकेंस ये बताने के लिए ही जब बारात आती है, अगर आप देखोगे तो बारात भी लड़के लोग ले आते हैं लड़कियों के घर से, और लड़कियां जो है लड़कियों के घर वाले ये जो है ये चावल उनको देते हैं अक्षता के रूप में, कि जिस तरह चावल पनपता है दूसरे इसमें भी फलता फूलता है, उसी तरह हमने अभी अपनी बेटी का दान किया है, वो भी आपके घर को ऐसे ही फलना फूलने को हेल्प करेगी। क्लियर है आपको कि किस तरह कुदरत ने भी ये एक तरह से इशारा बताया भी है, एक कायदा बताया भी है। और यही वजह है कि जब हम कि कुदरती कायदे जब है इनकी नींव को ही हम हिलाने की कोशिश करते हैं ना, जब इस नींव को ही बदलने की कोशिश करते हैं ना, तो इसका हमको रिटर्न भरना पड़ता है, इसका हर्जाना भरना पड़ता है। दूसरा ये हो गया कर्जा, कि जब हम बेटी को विदाई कर दिया, बाबा बोलता है ना, दान की हुई चीज को कभी अपना बनाना नहीं, फिर से लेना नहीं। या भावना बेन, यू वांट टू टेल समथिंग? नो नो नो, सॉरी दीदी, अनम्यूट कर देते हैं। या ओके। ऐसे ही और किसी ने पूछा क्या बेटे की कमाई ले सकते हैं क्या? अगर आप पहले के जमाने में अगर देखो तो जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना अपने छोटों से कभी लेते नहीं थे, कुछ भी बेटों से भी नहीं लेते थे। वो आखिरी वक्त तक अपनी कमाई करते रहते थे और बच्चों को हेल्प करते थे वक्त वक्त पे, उनसे लेते नहीं थे। उन्होंने उनकी जिंदगी कभी डिपेंडेंट नहीं रही है अपने बच्चों पर, मगर बच्चों को वो आखिरी दम तक सपोर्ट करते थे, लास्ट मोमेंट तक। हाँ, जैसे घर बार हो, प्रॉपर्टी हो, बड़े बुजुर्गों से उनको मिलती रहेगी। सुना है ना हमेशा कि हमारे पिता ने हमारे लिए ये प्रॉपर्टी छोड़कर गए हैं ना, हमारे दादा ने ये प्रॉपर्टी छोड़कर गए, तो वो हमेशा बच्चों को देते आए हैं। हाँ, लेने का नहीं रखा है सिलसिला। ये भी एक तरह का मर्यादा है, बड़े छोटों को देंगे मगर छोटे बड़ों को नहीं देते हैं। हाँ, जैसे बड़ा भाई हो तो बड़ा भाई छोटे भाई को देगा और छोटा भाई बड़े भाई को नहीं देता है।
और ये याद रखने के लिए अगर देखा जाए तो हम उसको रिस्पेक्ट के तौर पे पैर छूते हैं, नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा बड़ों से मिलते रहता है तो आशीर्वाद भी मिलते रहता है, एंड छोटे से लेने का काम करते हैं। अभी ये एज पर कर्जे का भी रूप में मैं दिखाती हूँ कि क्यों ऐसे होता है और क्या है वजह इसके पीछे। अभी जैसे बड़े देने का काम करते हैं, वो लेते नहीं। अगर समझो बड़ों ने लेना शुरू किया जैसे अभी की दुनिया में चलता है, हम क्यों ये विकारों में आए, उसके बाद में विकारी वृत्ति भी हमारी वैसी हो गई और विकारी वृत्ति की वजह से हमारे बाबा जो बोलता है ना मुरली में, हमारे संबंध भी विकारी बन गए। हमारे संबंध विकारी बनना, तो लोगों के ख्याल दिमाग में एक ही आता है, अगर संबंध विकारी बनना मतलब काम विकारी होगा। ऐसा नहीं है। संबंधों में विकार आने का मतलब लालच, मोह, अहंकार, ये भी आ जाता है। तो बेटों को न विकारों के संबंध में बांध दिया, समझो। तो कहीं ना कहीं वो लालच, मोह और अहंकार ये तीन रूप में वो बंध जाते हैं। तो बेटों से आशा रहती है भाई बुढ़ापे में ये तो हमारी बुढ़ापे का सहारा है, ये बुढ़ापे की लाठी है बेटा। हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी सेवा करने वाला कौन होगा? तो बेटा होगा। पहले के जमाने में ये नहीं सोचा जाता था। पहले के जमाने में मतलब जब विकार नहीं थे, हम विकारी नहीं थे, हमारी सोच विकारी नहीं थी, हम सिर्फ देना जानते थे, लेना नहीं जानते थे। वो वक्त की बात है कि हम ये कभी नहीं सोचते थे कि बेटा हमारी बुढ़ापे का सहारा है, या बेटी हमारी बोझ है। बेटी को द्वेष, नफरत, बोझ के रूप में पाला जाता था। अभी उस रूप में पाला जाता है। पहले बेटा और बेटी समान हक रहता था, समान रहते थे, क्योंकि दोनों से ही लेना नहीं है, ना बेटा से लेना है ना बेटी से लेना है, इसलिए दोनों समान रहते थे। कोई भी कम नहीं, कोई भी ज्यादा नहीं है। क्यों बेटे से नहीं लेना है? क्योंकि बेटा है वो जिसको जन्म दिया है, तो देना है, लेना नहीं है उनसे, उनकी पालना करनी है। वो हमें पालेंगे नहीं, हमें उनकी पालना। ये जो कुदरती कानून है, कुदरती नियम है, कायदे हैं, ये पहले के लोग जानते थे और उसी हिसाब से चलते थे। और क्या होता था उसका, वो आखिरी वक्त बुढ़ापे से एंड तक जब तक शरीर न छोड़े तब तक देते रहते थे। तो जब वो अगला जन्म लेते थे तो कर्ज में डूबा हुआ नहीं रहता था। वो भरपूर घर में जहाँ पे समृद्धि हो, रिश्तों की समृद्धि हो, धन की समृद्धि हो, सुख शांति की समृद्धि हो, प्यार की समृद्धि हो, ऐसे समृद्धि वाले घर में उनकी जन्म होती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले जन्म में सिर्फ दिया है। तो जब अगले जन्म में वो जब जन्म लेते हैं ना, तो कुछ सर्टेन पीरियड होता है, जन्म से लेके मैच्योरिटी आने तक का, पढ़ना लिखना, और कमाने लायक बनना उस बच्चे को, तब तक उसको लेना होता है। तब तक लेना है जब तक कि वो कमाने लायक नहीं रहे, वो घर गृहस्थी संभालने लायक ना बने, तब तक उसको माता पिता से लेना होता है। तो तभी वो उनसे ले सकता है जब उसे पहले जन्म में दिया हुआ है, लिया नहीं है। आखिरी दम तक वो देते आया है, तो उसने क्या किया है, उसकी सेविंग्स करी है, फिक्स डिपॉजिट करते आया है। और जब वो अगले जन्म लेता है तो बचपन से लेके समझदार बनने तक या एडोलसेंट एज तक या कमाई लायक होने तक, वो उसका पिछले जन्म का जो सेविंग्स है वो यहाँ पर यूज होता है। ये हमने लॉ ऑफ कर्मा में भी लिया था, कि किस तरह हम धनवान के घर में जन्म लेते हैं, कौन से घर में जन्म लेते हैं, हमारी ये हमारा कर्म तय करता है
कैसे परिवार में हमारा जन्म होगा। तो इस तरह की हमारी सेविंग्स होती है पहले जन्म में, जो हमारे अगले जन्म में वो सेविंग्स काम आती है। तो आप देखते हो कि अगले जन्म में जो सेविंग्स काम आती है वो कहाँ काम आती है? हमारे रहन सहन, खाने पीने, पढ़ाई लिखाई, हाँ, हर एक चीज में वो सेविंग्स हमारी काम आती है जो हम पहले जन्म में कर कर आए हैं। तो सब जन्म से लेके मरने तक दुनिया हमारी खुद की बनाई हुई। हम कर्जदार बन के जन्म ले रहे हैं, या धनवान बनकर जन्म ले रहे हैं। हम सेविंग्स के साथ जन्म ले रहे हैं या लोन के साथ जन्म ले रहे हैं, ये तय होता है हमारे पहले जन्म के साथ। इसलिए ना, अगर आपने देखा होगा तो बड़ों को जब हम गिफ्ट देते हैं, बड़ों को जब हम पैसे देते हैं ना, पैर छूते अगर बड़ों को देते हैं तो क्या कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग? अरे हम बड़ों छोटों से नहीं लेते। सुनते हो ना कभी? ना, मैंने तो बहुत बार, हम जब हमारे मम्मी डैडी को कुछ देंगे गिफ्ट या कुछ भी, तो हमेशा मना करते थे, हाँ, बच्चों से नहीं लिया जाता है, ये आप अपने लिए रखो। वो कभी नहीं लेते थे गिफ्ट, हाँ। और पहले भी हम अपने दादा दादी को, चाचा चाची को, बड़े भाई बहन को, किसी को भी देते थे, वो नहीं लेते थे। वो कहते थे कि छोटों से नहीं लिया जाता, ये आप अपने लिए रखो। तो ये कहीं ना कहीं तो कुदरती नियम था। अगर आप देखोगे अपने शास्त्र में भी, कोई भी शास्त्र उठा लो, सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में नहीं बोलूंगी, कोई भी धर्म के शास्त्र उठा लो, वहां पर हर जगह पर यही है कि बड़े छोटों को देते हैं, छोटे बड़ों को नहीं देते। मगर आज ये तमो प्रधान दुनिया हो चुकी है, यहाँ पे सब मिक्सचर हो चुका है। कहीं पे भी कोई कायदे कानून रहे ही नहीं है, कोई भी उन कायदे कानून को ऊपर चलते नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई मर्यादाएं नहीं, सब अति में गया है। कहीं पे भी कुछ मर्यादाएं नहीं रही। और यही वजह बन गया है कि दुनिया हर चीज के लिए लड़ रही है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हर चीज को अपने लिए, अपने फायदा का होता है उसके पीछे लगी रहती है। आज बहुत जगह पे बेटियां भी आवाज, लड़कियां भी आवाज उठाती है, भाई हमारी विदाई क्यों है, हम नहीं विदा होना चाहते, हम लड़कों को अभी शादी करके अपने घर ले आएंगे ना। कहीं तो ऐसे है, कहीं कहीं पे तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि लड़का और लड़की दोनों भी एक दूसरे के घर में विदा नहीं होंगे, दोनों मिलके अलग ही घर बसाएंगे, ना वो अपने उनके माता पिता के घर पे, ना इनके लड़की के माँ बाप के घर पे भी नहीं, और लड़के के भी माँ बाप के घर पे नहीं, उनके भी साथ में नहीं, और दोनों, एक लड़का एक लड़की शादी करके एक अलग ही घर बसाएंगे, और वहां पे अपने मन के हिसाब से जब चाहो तब अपने माता पिता को बुलाएंगे, और वो थोड़े दिन अपने साथ रहेंगी और फिर वो चले जाएंगे। तो यहाँ पे गेस्ट कौन हो गए? पेरेंट्स गेस्ट की तरह आएंगे, 1 महीना 2 महीना रहेंगे और फिर अपने घर चलेंगे। तो ये हो गया न्यूक्लियर फैमिली। अगर समझौता नहीं है भाई, जहाँ क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि लड़की को ही क्यों विदा होना है, जब लड़की ऑब्जेक्शन देना शुरू कर दिया तो ये बीच में सॉल्यूशन निकाला, ये तोड़ निकाला कि भाई चल ना तेरे घर पे ना मेरे घर पे, अकेले ही हम अलग ये करेंगे, और इस वजह से न्यूक्लियर फैमिली बन गई। और न्यूक्लियर फैमिली से भी अभी अकेला रहना पसंद करते हैं लोग, अभी शादी भी नहीं करना चाहते हैं। कितने जगह पर ऐसे हैं, लड़कियां है या लड़के हैं, शादी ही नहीं करना चाहते, बस परिवार चाहिए उनको, बच्चे चाहिए, शादी नहीं करनी। तो क्या करते हैं वो, बच्चों को गोद लेते हैं, या तो फिर सैरोगेसी, अपने स्पर्म को डोनेट करते हैं। अभी अगर लड़की है, तो स्पर्म को, डोनेट किए हुए स्पर्म को अपने कोख में
ये करके बच्चे को जन्म देती है और बिना शादी के, बिना पिता के माँ बनती है और सिर्फ अपने बच्चों के साथ वो फैमिली बनाती है। उनको हस्बैंड रूप का, हस्बैंड नाम का कोई चाहिए ही नहीं अपने जीवन में, साथीदार ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एक औरत अपने आप को संपूर्ण समझने लगे, भाई मैं ही कमा रही हूँ, हाँ, मैं अपने बच्चे को पाल रही हूँ, तो मुझे एक आदमी की जरूरत ही क्या है। और एक आदमी भी यही सोचता है कि मुझे एक औरत अपनी, हाँ, झंझट ही नहीं चाहिए। कर्जदार बनना ही क्यों एक औरत को घर में लाके उसके नखरे उठाने के, हाँ, मुझे चाहिए ही नहीं भाई। तो वो भी अपना स्पर्म डोनेट करके सैरोगेसी से, हाँ, बच्चे को पैदा करके, उस बच्चे को पालना चाहता है। हाँ, इस तरह की अभी दुनिया शुरू हो चुकी है। देखो, अगर हम जब नींव को हिला देते हैं, कुदरती नियमों को बदलने की कोशिश करते हैं, तो कहाँ से कहाँ ये दुनिया पहुंच जाती है। समझो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़की कहती है कि भाई मेरे को तो घर जवाई चाहिए, हाँ, मैं तो शादी करके नहीं जाऊंगी, हाँ, शादी करके मेरा हस्बैंड मेरे मम्मी डैडी के पास आएगा, वो यहाँ पर रहेगा। कुदरती नियम को हिला दिया हमने, एक्सेप्ट कर लिया, कुदरत ने भी ढील दे दी, चलो होने दो जो उनके मन का हो। ठीक है, ये शादी होकर आ गई वो लड़की, लड़की को लेकर आई, लड़के की विदाई हुई। उसके बाद में उस लड़की को बेटों का ही जन्म हुआ। जब बेटे बड़े हो गए, अब वहां क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो लड़कों को विदा करेगी या अपने घर पे बहू लाएगी। अगर समझो यहाँ पे उसने फिर से अपने कन्वीनियंट के हिसाब से नियम बदल दिया कि नहीं भाई, मेरे तो एक बेटा है, एक ही बेटा है ना, मुझे तो बहू ही चाहिए, मैं बेटे को कैसे विदा कर दूं एक ही बेटे को, ना? तो यहाँ पे अगर वो बहू को घर पे ले आती है, अब क्या हो गया, आपके सामने सीधा साधा हिसाब है। कुदरत तो हिसाब पूरा क्लियर करती है ना, वो कभी भी आधा अधूरा हिसाब तो रखती नहीं है। कुदरत तो बहुत अच्छे से हिसाब जानती भी है, सबके हिसाब रखती है वो। तो यहाँ पे उसका ओपन कर्जा बन गया। हम्म एक तरफ से पहले लड़के को ले आई है और अब लड़के को विदा भी नहीं करना है, तो उसका कर्जदार पे कर्जदार, अब किस तरह वो कर्जा चुकाएगी। आज आप देख रहे हो दुनिया की हालत क्या है? इसी वजह हो जाता है, जब हम कर्जदार बन जाते हैं तो कहीं पे, है, घर में शांति नहीं रहती, फिर बहू आके, है, तांडव मचा देती। हम्म, घर में बहू तांडव मचाती है या तो जवाई तांडव मचा देता है। वो घर घर नहीं रहता। कुदरत हिसाब पूरा कर रही होती, जब तक तुम अपनी गलती को स्वीकारो नहीं, स्वीकार के उसको, है, ठीक करो नहीं, तब तक कुदरत हमारा पीछा नहीं करती, हमें उस नियम को पालने ही लगाती। पहले तो हमने वो नियम बदले हैं, हमने, है, नियम में बदलाव लाने की कोशिश की है, तो कुदरत हमें उसका मजा भी चखाती है। और वो तब तक चखाती, तब तक हमें वो रिलीज नहीं करती जब तक हमें, है, वो उसका सबक नहीं सिखाती। और हमने ये कुदरत का नियम बदलना है, और ये कुदरती नियम बदलने की वजह से जो हमें देखकर और भी लोगों ने बदला है? भाई इसने तो किया है ना, तो इसको देखो कितना फायदा हुआ है? क्योंकि जब तुम्हें बच्चा होगा, तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा, तो कितने साल हो गए, समझो 25 साल, 25 साल में आपके, आप एज एन एग्जाम्पल लेकर लोगों ने, जिन्होंने भी अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन लाया, उसके भी कर्जदार आप बन जाते हैं। उसके भी कर्जदार आप बनते हो, उसके भी रेपरकशन आपको ही भरने हैं। आपके घर, आपके मन को, आपके घर में आपके लिए तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कि आपने ये जो नियम में बदलाव लाया है, कुदरती फाउंडेशन को जो हमने झकझोरा है, उसको ठीक नहीं कर देते, हाँ, उसको वापस से नियम में खुद चल के
दूसरों को फिर से वो एग्जाम्पल के रूप में रहकर बता नहीं देते, हाँ, तब तक हमको उसके रेपरकशन मतलब कर्जे का हर्जाना भरना पड़ता है। क्लियर है ये किस तरह के कर्जे हैं हमारे रिश्तों के? और भी बहुत सारे कर्जे आते हैं रिश्तों के कर्जों में। ये तो बता दिया बेटे का और बेटी का। बेटे से भी लिया नहीं जाता है, हाँ, एक्सीडेंटल, हाँ, बेटों से भी लिया नहीं जाता है कायदे अनुसार। मगर आज कंपटीशन की दुनिया, कर्जदार की दुनिया है पूरी, तो आज कोई भी रिश्ता छूटता नहीं, छोटे हो बड़े हो सभी को लेन देन शुरू ही है। और इसी वजह से हर रिश्ता आज कर्जे में डूबा हुआ है। अभी रिश्ते कर्जे में डूबे हुए हैं, कहीं ना कहीं, हाँ, प्यार का कर्जा, कहीं धन का कर्जा, कहीं ज्ञान का कर्जा, कहीं नियम तोड़ने के कर्जे, कुछ न कुछ कर्जे में रिश्ते डूबे हुए हैं। आगे एग्जाम्पल के साथ में हम लेंगे। मैं इसके साथ में आप जिन्होंने ये क्वेश्चन उठाया था, प्रतीक्षा बहन या मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है ना, वो दोनों सिस्टर्स हैं, उसमें से एक सिस्टर ने नाम उठाया था। अगर वो है तो प्लीज अपन म्यूट किए करिए ना। आपके अगर और भी अगर क्वेश्चंस हो, जो भी आपने अगर अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया आपने अगर सुना हो और आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज बिंदास आप पूछिए। मत सोचिए कि भाई मैं दीदी को परेशान कर रही हूँ, नहीं कर रहे हो ना, मुझे बुरा लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, मेरे लिए तो और नॉलेज बढ़ ही रहा है। तो जी प्लीज आप दीदी, शांति दीदी जी सुना। लेकिन एक्चुअली आज थोड़ा सा देर से ज्वाइन किया तो पूरा नहीं सुन पाया जी। लेकिन क्लियर हुआ कि हाँ रिश्तों के कर्जे होते हैं। लेकिन कभी कभी दीदी मजबूरियां होती हैं कि हाँ नहीं है अगर उनके पास, और फिर ओल्ड एज में वो बिल्कुल मतलब इतने वीक हो जाते हैं, तो उस टाइम लड़कियों को मतलब जहां तक ये लगता है कि हाँ और भाई किसी का नहीं है या भाई है और इस लायक नहीं है कि वो कर सके, तो फिर लड़कियों की ये हमें लगता है कि लड़कियों की भी ड्यूटी होती है कि वो करें अपने पेरेंट्स के साथ। इसलिए हम जी दीदी आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हैं जी जी एकदम सही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी नहीं मैं बोली, लड़कियों ने भी ऐसे कर्जे कर कर आए। जैसे मैंने कहा ना कि हम जहाँ पे बड़े छोटों का लिहाज ही नहीं रखा, हर किसी से ले रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, और इस वजह से ना कहीं वो रिश्ते कर्जों में टूटे हुए हैं। और ये वजह बन जाती है कि आज कहीं ना कहीं पेरेंट्स को अपने बच्चों से लेना पड़ रहा है। क्यों लेना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं उनके पहले के जो दिए हुए हैं, आज उनको वक्त की जरूरत है तो वक्त से उनको लेना पड़ता है। मगर अगर हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगाए, लेने के बजाय हम अपनी संतुष्टता रखें, जितना है उसी में, जितना मिल रहा है उतने में ही खुश रहे, मगर लेना नहीं। अगर हम अपने मन को बांध के रखें, इस तरह से संभाले अपने आप को कि कहीं हम डिपेंडेंट ना बने, तो आज जो है बाबा के पास जितनी आत्माएं पहुंचती है ना, बाबा उनको यही रास्ता दिखाता है। क्या दिखाता है? इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बन। तुम्हारी कहीं पे भी किसी के भी साथ कोई भी अपेक्षा मत रखो। हाँ, तीसरा कोई मैसेज आया? कोई भी अपेक्षा मत रखो, लेश मात्र भी। आप दुनिया के लिए हैं और दुनिया आपके लिए है। आपके लिए सिर्फ परमात्मा है। जब इस नियम को, बाबा के बताए हुए रास्ते पे जब आप चलोगे ना, आपको कभी किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के पास मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। उल्टा आप सबके लिए हेल्पफुल रहोगे, आप दूसरों को हेल्प करोगे। बाबा हमें यही
सिखा रहा है। जी दीदी। ये भी बाबा के दिया, ठीक है। जी दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू।